बरगाह की वक्फ बोर्ड ऑफिस पर जमा होने का मकसद असली ये है कि अइम्मा और मौज़िनीन की जो तनख्वाहें हैं बहुत कम जो है हदिया वक्फ बोर्ड से दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड से इमामों को रियासत कर्नाटका में 4000 रुपये और मौज़िनों को 3000 रुपये दिया जा रहा है, जो बहुत बड़े शर्म की बात है। तो लिहाजा हमारा मुतालिबा ये है कि रियासत कर्नाटका के तमाम अइम्मा इकराम के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से जो हदिये जारी कर रहे हैं उसमें दिल्ली के जो स्केल है उसके मुताबिक अइम्मा की तनख्वाहें 18,000 रुपये और मौज़िनों की तनख्वाहें 14,000 रुपये कर दी जाएँ। दूसरा हमारा मुतालिबा ये है कि रियासत कर्नाटका के तमाम अइम्मा और मौज़िनीन के लिए जो रियासत कर्नाटका के तमाम अइम्मा और मौज़िनीन के लिए जो है कर्नाटका वक्फ बोर्ड हर इमाम और हर मौज़िन को 1200 स्क्वायर फीट का एक 30-40 का एक प्लॉट अलाट करे और उसके साथ साथ तमाम अइम्मा और मौज़िनीन के लिए वक्फ बोर्ड रियासत कर्नाटका के अइम्मा और मौज़िनीन के लिए हेल्थ कार्ड इशू करे और कर्नाटका वक्फ बोर्ड अइम्मा और मौज़िनीन के लिए उनके जो इंतकाल कर जाते हैं, जो अइम्मा इंतकाल कर जाते हैं, जो मौज़िनीन इंतकाल कर जाते हैं बरसर इमामत पर रहते हुए या मौज़िनी करते हुए, उनकी जो बेवाएँ हैं, उनके जो वाइफ विडोज़ होते हैं, उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर करें और जो इमामों के और मौज़िनों के जो बच्चे हैं उनके लिए वक्फ बोर्ड रियासत कर्नाटका में हर जगह या तो खुद स्कूल्स कायम करके इमामों के बच्चों को और मौज़िनों के बच्चों को उन स्कूल्स में पढ़ाए या नहीं तो कम अज़ कम इमामों और मौज़िनों के बच्चों के लिए वक्फ बोर्ड एक स्पेशल जो है स्कॉलरशिप जारी करे। हमारे ये मुतालिबात हैं। अगर ये मुतालिबात हम यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अनकरीब जो है पूरे रियासत कर्नाटका के अइम्मा और मौज़िनीन को जमा करेंगे और तमाम मिलकर ना सिर्फ जो है बेंगलुरु में जाकर एक मुनज़्ज़म तरीके से लीगल वे में जाकर एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे, बल्कि जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक ना हम खामोश रहेंगे, ना हुकूमत को छोड़ेंगे, ना वक्फ इंतज़ामिया को जो है हम छोड़ेंगे। हम हमारे मुतालिबात पूरे होने तक इंशाअल्लाह इनका पीछा ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिराज शाब्दी, फाउंडर वर्किंग प्रेसिडेंट इमाम एंड मौज़िन ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका। आज यहाँ पर हम लोग औखा बोर्ड यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए एजेंडा बहुत क्लियर है कि इमाम और मौज़िन को लेकर, इमाम और मौज़िन की जो वजूहात, जो परेशानियाँ, जो मुश्किलात चल रहे हैं, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है ये कि एक आम नागरिक को इमाम और मौज़िन की मुश्किलात परेशान नज़र आ रही, मगर जो हुकूमत में बैठे वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। ये सोचने वाली बात है कि इमाम और मौज़िन हुकूमत को कब याद आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो घरों पे जाते हैं, भीख मांगते हैं ये लोगों से कि आप हमारी मदद करिए, आप हमें रेकमेंड करिए, मस्जिदों में आप रेकमेंड करिए, हमारे इस पे ये करिए, या नहीं तो बीजेपी का डर बताकर इमाम और मौज़िन को फुसला के पर ये कर उनको लाते हैं और उनको कैंपेन करने लगाते हैं। तो ये जो हुकूमत है ये सिर्फ इमाम और मौज़िन उलमा इकरामों को इलेक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं। जब इलेक्शन होने के बाद जब हम हमारे हुकूक़ की बात आती है तो ये लोग नज़रअंदाज करते हैं चीज़ को। आप बताइए, हुकूमत जब आई थी यहाँ पर कर्नाटक में, कांग्रेस की हुकूमत, वो बताए थे कि हिजाब के इशू को हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, मुसलमानों के रिजर्वेशन जो स्क्रैप है वो रिजर्वेशन को वापस लेकर आएंगे बोल के बताए। कहाँ है ये चीज़ें? नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब रिसेंटली BZ ज़मीर साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो यहाँ पर एक वक्फ अदालत का प्रोग्राम करे, जो कि एक फेलियर प्रोग्राम था। वो कई सारे लोग उस पर अपनी नाराज़गी पेश किए, यहाँ पर नाराज़गी पेश करें, और कुछ ऐसे भी हो गया कि यहाँ पर कुछ चेयरमैन के ऊपर भी कुछ एलिगेशंस लगे हैं, उसके भी कुछ वजूहात सामने आए हैं जो पूरा गुलबर्गा देख रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है, ये सब चीज़ें जो हो रहे हैं ये बड़ी शर्म की बात है। तो मैं BZ ज़मीर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप आने से कहीं ना कहीं इमाम, मौज़िन और हम जैसे नौजवानों में एक उम्मीद नज़र आ रही कि ये जो वक्फ अदालत आप करें, ये ऐसा हो गया कि पहली बार कोई एक मिनिस्टर इनिशिएट लिया वक्फ अदालत, जहाँ पे लोगों को सुनने के लिए। और वक्फ अदालत में ज़मीर अहमद साहब की जो स्पीच में वो बोले थे कि जो वक्फ के प्रॉपर्टी और उनके हक़ आते हैं वो कीड़े पड़कर मरेंगे बोलकर बोले। हम ये बात पे मुतमईन लगते हैं कि हम भी यही बोलते हैं कि ऐसे लोग जो वक्फ के प्रॉपर्टियाँ खा कर, जो डकार लेकर जो बैठे हैं यहाँ गुलबर्गा में ऐसे लोगों को यकीन मानिए, ये लोग तो क्या बोलते हैं, आबे हयात पी कर रहे हैं। ये लोग मरने वाले तो नहीं है, ये लोग मरने वाले नहीं है। सिराज भाई, आज मौज़िन और इमाम के लिए प्रोटेस्ट चल रही है, लेकिन मौज़िन और इमाम काफ़ी तादाद में नहीं दिख रहे सके। मैं ये भी वजह में बोलना चाहता हूँ। मैं इमाम और मौज़िन, देखिए कैसा है, 2020 में एक सर्कुलर पास हुआ था
कि इमाम और मौज़न के जो हुकूक़ है वो हुकूक़ को पेश किया जाए, जो मेमोरेंडम के थ्रू बताएंगे। 2020 से इमाम और मौज़न कई सारे तंजीमें इसके ऊपर काम करे कर्नाटक में और सर्कुलर दिए, मेमोरेंडम दिए, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इमाम और मौज़न अपनी जगह नाराज़ हैं और उम्मीद हार चुके हैं वो लोग। तो हम लोग ये जो इमाम और मौज़न जो तंजीम जो हम बनाए हैं, ये तंजीम का मकसद सीधा सीधा है कि इमाम और मौज़न में जो डीमोटिवेशन फैक्टर है उसको मोटिवेशन फैक्टर में लाना और उनको हौसला बढ़ाना कि हाँ भाई आवाम भी, हम लोग भी आपके साथ हैं। और ये मीडिया के माध्यम से मैं इमाम और मौज़न को, तमाम लोगों को मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि आप घबराओ मत। हम लोग देखें ऐसे कई इमाम और मौज़न जो कमेटी के डर से अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सक रहे। तो कमेटी में किसका डर रहता है इनको, मतलब बोल रहा है जो दीन का इल्म नहीं रखता वैसे लोगों से ये लोग कमेटी में आए हैं। आजकल कुछ कमेटी हम लोगों के नज़रों में है जिसको दीन का मालूमात नहीं है, वैसे लोग आज तालीम आफ्ताब इमाम मौज़न के ऊपर ये लोग अपना रुबाब जता रहे हैं। सिराज भाई, जैसा एमएलए भी पीछे बोर्ड मेंबर हैं वक्फ बोर्ड के, डेलीगेशन गया था क्या तनख्वाहों को लेकर इमाम और मौज़न की? इससे पहले 2021 में हम लोग CPIM के साथ मिलकर, जावेद भाई के साथ मिलकर हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब भी हम लोग मेमोरेंडम दिए थे यहाँ पर, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो आज हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर सुन्नी इमाम एसोसिएशन से भी मेमोरेंडम दिया गया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई होती तो आज यहाँ पर हमको मौजूद होना नहीं पड़ता था। देखिए कैसा है, अगर हुक्मरान में अगर ताकत रहती, देखिए कमज़ोर क़यादत पूरे कौम को कमज़ोर कर देती है, ठीक है। और साथ ही मीडिया के माध्यम से और एक इम्पॉर्टेंट मैं ज़मीर अहमद साहब को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द बोर्ड इलेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, कर्नाटक बोर्ड इलेक्शंस होने वाले हैं औक़ाफ़ के। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का डर है कि जो प्रेजेंट गुलबर्गे में जो प्रेजेंट नुमाइंदगी कर रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको कहीं ना कहीं हटाने की साजिश की जा रही है। ये हमको ऐसा महसूस हो रहा है। अगर ये महसूस हो रहा है, अगर ये हमारे महसूस को अगर ये स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको सच करती है तो यकीन मानिए ये हम होने नहीं देंगे और गुलबर्गा में बहुत बड़ा एहतजाज होंगे। क्योंकि यहाँ का जो नुमाइंदगी रहती है वो पूरे कल्याण कर्नाटक रीजन को रिप्रेजेंट करती है औक़ाफ़ बोर्ड में। मैं मानता हूँ कि यहाँ की नुमाइंदगी कमज़ोर है, मगर अगर आप लोगों को भी लगता है अगर कमज़ोर है तो उनका काम है कि यहाँ पे गुलबर्गा में जो नॉमिनी सेलेक्ट करते हैं, वैसे नॉमिनी 1-2 नॉमिनी तो यहाँ पे गुलबर्गा में नॉमिनी इलेक्ट करना चाहिए। बोल रहे हैं पूरे वक्फ बोर्ड के मेंबर का कमजोर है, ये बोले क्योंकि सब जगह के जो इसी है ना जी, कहाँ पे कौन से आप मेरे को एक मैं देखिए मैं गुलबर्गा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबके ऊपर ये नारे हैं, एक के ऊपर तो नहीं है ना। हम लोग गुलबर्गा रिप्रेजेंट कर रहे तो हम गुलबर्गा की क़यादत की ही बात कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक के लिए बोल रहे हैं ना, इमाम और मौज़म को पूरे कर्नाटक के हम जाएंगे बोल रहे कर्नाटक को, यहाँ मांगे पूरी नहीं हुई हमारी तो हम बेंगलोर भी जाएंगे। गुलबर्गा के वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार है, अगर ये डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो जो है ना हम कर्नाटक के लिए आवाज़ उठाए, विधानसभा बेंगलुरु में जाकर भी जो है ना इसके खिलाफ जो है ना हम आवाज़ उठाएंगे, वहीं भी प्रोटेस्ट करेंगे। जो वक्फ मिनिस्टर है उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये हम लोकल अथॉरिटीज़ को इसलिए ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि 2014 में जब खमरुल इस्लाम साहब हमारे वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़े ही गर्व से प्रेस के थ्रू ये कहा था कि कर्नाटक फर्स्ट स्टेट है जो ऑनरियम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये 2014 की बात की। तो 2014 से लेकर अब तक 2024 तक आप देखिए कर्नाटक जो है कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स में फॉल बैक करता है। यहाँ तक कि हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उन्होंने जो है ऑनोरियम को 14,000 और 12,000 पर डिक्लेयर किया है। और उसके अलावा उन्होंने एवरी ईयर 5% इंक्रीमेंट की बात की है। 2014 में जब खमर साहब ने बताया था तो 498 जो इमाम्स जो इसका बेनिफिशियरीज थे वो थे बीदर के, और सेकंड थे गुलबर्गा से 294। तो इस चीज़ से आप लोगों को ये पता चलता है कि गुलबर्गा हमारा जो रीजन है या कल्याण कर्नाटक हमारा जो रीजन है, इसमें यहाँ पे हमारी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी मस्जिदें हैं या बहुत सारी हमारी वक्त प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ से जो रेंट आता है वो रेंट कहाँ लगाते हैं? ये रेंट जो होता है इसको जो है ना पब्लिक की सर्विसेज में यूज़ होनी चाहिए। इमाम जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के टीचर होते हैं, अगर हम लोग इस काम में नहीं लगाएंगे तो किस काम में लगाएंगे? आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनकी सैलरीज एवरी ईयर इंक्रीज होती है, उनको स्लैब्स आते हैं, पे ग्रेड कमीशन आता है, 4th पे ग्रेड, 5th पे ग्रेड, 6th पे ग्रेड, उनकी सैलरीज इंक्रीज होती जाती है। तो इमामों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही सवाल है कि महंगाई बढ़ रही है तो इनकी तनख्वाहें भी जो हदिया जो ऑनरियम बोल के जो एक वर्ड प्रिस्क्राइब दिए हैं
इस चीज़ के लिए इनकी भी ये बढ़नी चाहिए, सालाना बढ़नी चाहिए, एटलीस्ट वंस इन 2 years 3 years बढ़नी चाहिए। 3100 में हाउ कैन सिंगल पर्सन सर्वाइव? एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, उनकी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ। Before this protest, have you met with the chairman or work authorities? Have you discussed with this issue? No, we have not met because we are trying to raise this issue in the public first. Then we are going to take further steps. If required, we will personally go to Bangalore and meet Mr. Zamir Khan and the chairman himself personally, and we will address the issues for imams personally. अब यहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर जितने भी अहदेदारान हैं, मेंबर्स हैं, उनको अब कितने दिन का अल्टीमेटम दिए? 45 डेज़ का अल्टीमेटम देने वाले हैं। आफ्टर 45 डेज़ अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो बहुत हो गया। गुलबर्गा में प्रोटेस्ट एहतजाज बहुत करे, हम लोग सीधा बेंगलोर जाएंगे और बेंगलोर में एहतजाज को बुक करेंगे वहाँ पर। अगर नहीं, बिल्कुल हम लोग एक अपील भी है कि ऑल इंडिया वन स्लैब होना चाहिए ऑनोरियम का। ये 2 हीरापन क्यों भाई? दिल्ली में 18,000 और कर्नाटका में 3,100 क्यों? क्या आप सोचते हैं कि हमारे इमाम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि इल्म सबके लिए एक ही है और इमामत सब जगह एक ही तरह से की जाती है। क्या दिल्ली में कुछ खास करते हैं वो लोग? नहीं ना, वो लोग भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ाते हैं, हमारे इमाम भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ाते हैं। तो आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड के ऑफिसर और वक्फ बोर्ड के यहाँ के जो चेयरमैन का क्या रोल रहना चाहिए था इसके अंदर? अब देखिए, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने हाल में तो 2020 में जो सर्कुलर पास हुआ था, 2020 में जो इमाम और मौज़न का सर्कुलर पास हुआ था, वो सर्कुलर पहले तो पब्लिश क्यों नहीं किया गया, जिसके अंदर इमाम और मौज़न के हुकूक़ और उनके बेनिफिट्स को रखा गया था, उसको ऑफिशियली पब्लिश किया नहीं गया। दूसरी चीज़ ये 2020 का है। और सेकंड ये है कि दूसरा कि यहाँ पर बात अभी के प्रेजेंट चेयरमैन की बात नहीं, मैं बताया आपको 2021 से मुसलसल इसके ऊपर मेमोरेंडम और इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। तो अगर प्रेजेंट चेयरमैन है तो उससे पिछले का भी चेयरमैन था, उससे पीछे भी एक चेयरमैन था, वो लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है। और ये सवाल जाता बोर्ड मेंबर को भी जाता, जो गुलबर्गा के जो क़याद है उनको भी जाता ये सवाल। और ये ज़रूरी नहीं है कि इनको ही ये करना बोलकर गुलबर्गा के हर बस किसकी फेलियर है ये पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स गुलबर्गा के एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ डिपार्टमेंट का फेलियर है। ये वक्फ नहीं बोलता, ये एक्चुअली स्टेट फेलियर है ये, क्योंकि पूरे कर्नाटक के इमाम मौज़न की बात है, ये पूरे स्टेट में प्रॉब्लम है। ये स्टेट औक़ाफ़ की स्टेट सिर्फ प्रॉपर्टी एंकरेजमेंट का है, वो निकालना है या बिजनेसमैन को प्रॉपर्टी अभी साहब ने बताया कि 1100 एकड़ की प्रॉपर्टी को रिकवर किया गया, तो ये कौन सी बड़ी बात थी? यहाँ से ये बात को ले जाकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। भाई 2006 में सचेत कमेटी ने बताया था 1.20 लाख करोड़ जो हमारी वक्त की प्रॉपर्टी है, और हर साल 12,000 करोड़ इनकम भी आती है, ये भी तो बताया गया था। तो इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है? ये हम लोग बोल रहे हैं एनक्रोचमेंट हो रहा है, एनक्रोचमेंट रिकवर कर दिया गया, तो ये चीज़ों पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना कि ऑडिट क्या हो रहा है, कहाँ पर पैसा लगा है। 12,000 करोड़ एवरी ईयर इनकम जो आती है वो छोटी इनकम नहीं होती है, तो वो सब चीज़ों पर भी तो सवाल होने चाहिए। कुछ लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि उन्होंने अपने आप को टारगेट समझते हैं, इसके लिए मैं किसी मखसूस शख्स का नाम नहीं पूछ रहा। नहीं, देखिए इमरान साहब, हालात में क्या होना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड के अहदेदार और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कैसा काम करना चाहिए, मुझे ये बताइए। देखिए अब तो मेमोरेंडम हम लोग दे रहे हैं उनको, हम लोग एक रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप इमीडिएटली ये चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करें और कर्नाटक के पूरे इमाम और मौज़न के लिए एक सर्कुलर बनाया जाए जहाँ पर सैलरी स्लैब इक्वल होना चाहिए कंपेयर दिल्ली का जो सैलरी स्लैब है, वो सैलरी स्लैब यहाँ पे आना चाहिए। दूसरी चीज़ हम ये बता रहे हैं कि इमाम और मौज़न के प्रोटेक्शन एक्ट भी लाना चाहिए, आयन में जाकर वहाँ पर ज़मीर अहमद साहब आवाज़ उठाना, और कर्नाटक में जो एंटी कन्वर्जन बिल जो हमारा कर्नाटक में पास हुआ उसके डिफेंड में इमाम और मौज़न के लिए, उलमा इकरामों के लिए एक नया कानून लाना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने लाना चाहिए यहाँ पर, जिससे क्या है एंटी कन्वर्जन बिल के ऊपर हम डिफेंड कर सकते हैं। खुदा ना करे कलीम सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ वो हादसा हमारे कर्नाटक के इमाम मौज़न उलमा इकराम के साथ नहीं होना। तो ये चीज़ भी हमको नज़र में रखना चाहिए, सोचना चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट ये जो वक्फ बोर्ड से। और तीसरा हम लोग ये डिमांड करें कि क्वार्टर्स होना, ये लोगों को घर बना के देना। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ज़मीन है, कर्नाटक में औक़ाफ़ की बहुत सारी ज़मीन है। ये ज़मीन सिर्फ बिजनेसमैन को देने के लिए नहीं है, ये ज़मीन जो वक्फ किए गए हैं, जो गरीब मज़लूम जो परेशान हाल में वैसे लोगों के लिए एकोमोडेट करने के लिए वक्त में ये वक्फ किया गया ऐसे ज़मीन है ये। मगर ये क्या कर्नाटक में ये नज़र आ रहा है कि ये वक्त के प्रॉपर्टीज़ को बिजनेसमैन को दिया जा रहा, मॉल्स बनाने के लिए दिया जा रहा, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा। कर्नाटक में? हाँ बिल्कुल, कर्नाटक में अनवर मारपाटी की रिपोर्ट आप पढ़े नहीं पता मुझे, मीडिया है, आप पढ़ना ज़रूरी है, वो रिपोर्ट हमारे पास है, रिपोर्ट हम पढ़े, हम कौन कितना प्रॉपर्टी है उसके पूरे डिटेल्स हमारे पास है। और तीसरी चीज़ है अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल्स के लिए, देखिए इमाम और मौज़न के बच्चे भी हैं, उनको स्कूल की फ़ीस भरने बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए कितनी शर्म की बात है कि एक हमारे इमाम साहब क्या बोले कि मैं भी आप लोगों की तरह MBA BBM करना था मैं,
मैं भी आप लोगों की तरह MBA BBM कर मैं जॉब करना था, कम से कम मेरी इतनी सैलरी रहती कि मैं मेरी फैमिली को सिक्योर कर सकूं। ये कितनी शर्म की बात है, हाँ। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए, हम लोग ये बता रहे हैं कि आप या स्कूल्स, वक्फ बोर्ड से स्कूल्स को ओपन कीजिए जहाँ पे इमाम और मौज़िन के बच्चों को पढ़ाया जाए, या नहीं तो स्कॉलरशिप को रेस किया जाए जिसमें इमाम और मौज़िन साहब के जो बच्चे रहते हैं उनको स्कॉलरशिप मिली जाए, पैसे मिले जाए। तीसरा हम लोग ये करें, और एक डिमांड हमारा इसके अंदर इम्पोर्टेंट डिमांड ये है कि जो इमाम और मौज़िन के जो बेवाएँ हैं, ठीक है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई इनसे जाकर कम्युनिकेट करने वाले नहीं हैं, वरना कोई मस्जिद कमेटी है, कोई नहीं। तो हम क्या बोल रहे, वक्फ बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करें कि ऐसे इमाम और मौज़िन के जो बेवाएँ हैं उनको वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट से। तो ये इतने हमारी शर्तें हैं, अल्लाह करे ये शर्तें पूरी हो। और साथ ही साथ कर्नाटक के पूरे इमाम और मौज़िन को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग घबराइए मत, डरिए मत किसी से। हमको सिर्फ डरना अल्लाह से है, हमको सिर्फ डरना अल्लाह से है, ठीक है। तो हम लोग अगर एक यूनाइट होंगे, ये जो हम इस्तेमाल होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, ये इस्तेमाल से हम बचकर अगर हम यूनाइट होंगे तो हम हमारे हक़ के लिए लड़ सकते हैं और हमारे शर्तों को पूरा कर सकते हैं। समझने वाली बात है कि आंध्रा में इमाम और मौज़िन की सैलरी हैनोरियम अमाउंट ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है, कर्नाटक में क्यों कम है, जब तक कर्नाटक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ज़्यादा है। तो ये बड़ी ये सोचने और फिक्र करने वाली बात है।